हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वार यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 गणित का प्रैक्टिस सेट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। 30 क्वेश्चन है और इस 30 क्वेश्चनों में हमने कुछ इस प्रकार से इसे फ्रेम किया है कि इसमें 15 क्वेश्चन है पेडागोजी, गणित पेडागोजी के, और 15 क्वेश्चन है इसमें गणित के क्वेश्चन, ठीक है, जो मैथमेटिक्स होता है वो है। और लेवल इसमें है पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का, मतलब इस लेवल का हमने बनाया है एनसीईआरटी बेस, कि ज़्यादा लेवल भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो, जो पेपर आता है उस लेवल का हो तो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ज़्यादा सिंपल हो रहा है प्रैक्टिस सेट, बट ऐसा नहीं है यार। क्या है कि जो हमारा पेपर आना है अगर वैसा ही हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पेपर में क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें ज़्यादा बनेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस ठीक ठाक रहेगा। अदरवाइज हम ज़्यादा यहाँ लेंदी ले जा लें इस प्रैक्टिस सेट को तो आपको पेपर सॉल्व करने में वहाँ दिक्कत होगी। हम ये बोल सकते हैं कि यहीं आप छोड़ने लगोगे यार कि इतना टफ नहीं आएगा, फिर कुछ सारे स्टूडेंटों को लेकर भी चलना पड़ता है। तो यार लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पर कोशिश करिए कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन आपसे जरूर बने। और 25 प्लस क्वेश्चन अगर आपसे बनते हैं तो ये समझिए कि आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और कोशिश करिए कि पूरा क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन भी और रिवीजन तो जरूर ही होगा। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि यदि संख्या 13, 29, 43 के 10 लाखवें व 10,000वें स्थान वाले अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है। मतलब आपसे बोला क्या है उन्होंने कि 10 लाखवें वाला स्थान और 10,000वें वाला स्थान को आपस में बदल दिया जाए। तो हमारे पास जो रियल संख्या है वो ये है 132943। तो यहाँ पर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, 1 लाखवें वाले स्थान और 10,000वें वाले स्थान को परस्पर बदल दे, मतलब 3 की जगह 1 और 1 की जगह 3 लिख दे। तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 1, बाकी अंकों को कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं बुना तो वैसे ही रहेगा। तो उसने बोला है तो नई संख्या हमारी ये बन गई तथा मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। जो नई संख्या है वो मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। तो नई वाली संख्या में से मूल संख्या को क्या कर दे, माइनस। तो 13, 31, 29, 43 में से माइनस कर देते हैं कितना, 132943। तो इससे क्या निकल जाएगा यार कि जो नई संख्या है वो अधिक है, पुरानी संख्या कम है। तो जितना अधिक है मतलब उन दोनों के बीच के अंतर की बात कर रहा है। तो जब हम अंतर करेंगे तो 3 - 3 0, 4 - 4 0, 9 - 9 0, 2 - 2 0। जब एक उधार लेंगे तो यहाँ बच जाएगा कितना, 11, और 11 में से जब 3 घटाएंगे तो बच रहा होगा 8, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 1। मतलब इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है यार 1,80,000 का। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर की यदि हम इस संख्या के मतलब 13, 29, 43 के 10 लाखवें भाग और 10,000वें भाग के स्थानों को परस्पर परिवर्तित कर दे तो जो मूल संख्या और परिवर्तित संख्या के बीच जो अंतर होगा वो होगा 1,80,000 का। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। वहीं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार कि एक हौज है, ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक पानी की टंकी है, तो उसमें 13.43 मीटर ये लंबाई हो सकती है। इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं 5.68 मीटर, और जो ऊंचाई होगी वो होगी 2.50 मीटर के एक हौज में पानी की तौल क्या होगी, मतलब टोटल कितना पानी उसमें आएगा। तो यार अगर हम इसे नोटिस करें तो देखो जो आयतन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लंबाई दे रखी है 13.43, ठीक है, और अगर हम चौड़ाई की बात कर लें तो इसमें से हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो 68 गुणा 2.50, यदि हम इन तीनों का गुणा कर दे तो क्या निकल जाएगा आयतन। तो कोशिश करिए आप अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व करें, परंतु जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यह आ जाएगा 190.706 और मीटर का क्यूब, ठीक है। ये इतने घन लीटर इसमें या इतने घन किलोग्राम इसका भार होगा। परंतु यहाँ पर ये जो सारी संख्या दे रखी है वो किस में दे रखी है, तो किलोग्राम में दे रखी है। तो मीटर को अगर हम यहाँ बात करें तो आपने यूनिट कन्वर्जन पढ़ रखा होगा। तो अगर हम 1 घन मीटर की बात करें, ठीक है, 1 घन मीटर की बात करें तो जो 1 घन मीटर बराबर से होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। मतलब 1 घन मीटर बराबर से 10⁶ घन क्यूब होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो 190.706 गुणा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो इसमें भाग दे दें किसका, 10⁻3 का। तो फाइनली जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 190,706 ये आ जाएगा क्या,
kg। तो हम ये बोल सकते हैं यार 190706, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। ठीक है, मतलब इसमें टोटल पानी की तौल की माप होगी तो कितना होगा, तो 19, ये हो जाएगा सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 1,90,706 किलोग्राम का ये टोटल पानी का तौल होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो पहले यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा एक बार और पढ़ लीजिए, तब इसे पढ़ोगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा, और आयतन वाला चैप्टर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यार कि तीसरा क्वेश्चन कि जो समय है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि 7:15 शाम के और 3 घंटा 53 मिनट पहले क्या समय था। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 7:15 अभी हमारे पास टाइम दे रखा है, कितने घंटे पीछे जाना है हमें, तो उसने बोला कि 3 घंटा 53 मिनट पहले क्या समय था। तो इसमें से अगर हम माइनस कर दे 3 घंटा कितना मिनट, 53 मिनट, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। पर आप जान रहे हैं 15 में से 53 नहीं घटेगा, तो ये हमारे पास टोटल 7 बजे है, मतलब 7 घंटे है। 1 घंटे अगर हम इधर दे दें, ठीक है, 1 घंटे इधर दे दें, तो जो नया समय आ रहा होगा, तो ये 7 घंटे, जो 7 घंटे हमारे पास 7 बजा है, उसमें से अगर 1 घंटा इधर दे दे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब 1 घंटे इधर दिया तो ये 15 मिनट थे, तो जब 1 घंटा दिया तो इधर कितने मिनट आ जाएंगे, तो 60 मिनट, और 60 और 15 जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 75 मिनट। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है कितना, 3:53 माइनस करना है। तो यार 5 में से 3 घटाओगे तो 2, और 7 में से 5 घटाओगे तो 2, और वहीं पर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, मतलब 3:22 समय हो रहा था, होगा कब, 3 घंटा 53 मिनट पहले, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। और जो जिन स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो एक घड़ी नामक चैप्टर है, आप उसे और अच्छे से पढ़ लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सिलेबस में दे रखा है, 4th या 5th क्लास में आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता हो, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम पूरा चैप्टर का एक लेक्चर बनाकर डाल देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में है। ठीक है, तो अवरोही क्रम भी ये भी आपने पढ़ रखा होगा। तो अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, तो घटता क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब होता है घटता क्रम, और भिन्न का हमने लेक्चर भी बना रखा है। तो यार घटते क्रम में हम करते क्या, इन दोनों का आपस में गुणा करते, तो 6 कम 6 और 5 दूनी 10, तो यार 6 और ये कितना आ रहा है 10, तो ये तो हो जाएगा बढ़ता क्रम, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। वहीं पर 8 का 1 में गुणा करें तो यह आ जाएगा 8, और 2 का 7 में करेंगे तो 14, ये भी बढ़ता क्रम हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड अगर देखोगे तो 6 7 42, ठीक है, 6 7 हो रहा है 42, और 8 पंचे 40, तो ये घटता क्रम बिल्कुल दिख रहा है। आगे हम गुणा करें तो 5 दूनी 10 और 6 एकम 6, तो यार यहाँ पर अगर देखोगे तो हमें दिया है कि 7/8 और 5/6 और 1/2 अवरोही क्रम में माना है, मतलब कौन सा समूह अवरोही क्रम में है, मतलब घटते क्रम में, तो करते क्या, इसका गुणा इधर करते हैं। जब 6 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, और 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40। ये बड़ी संख्या, ये छोटी है, मतलब कहीं ना कहीं ये घटता क्रम है, और ये घटता क्रम है, तो इनको भी सेम चेक करते हैं। तो 5 दूनी कितना 10, और 6 एकम कितना 6, तो यहाँ पर भी 10 और 6 घटता क्रम है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही होगा राइट आंसर। इस प्रकार से इसे चेक करते हैं। चाहो तो मैंने एक लेक्चर बना रखा है, आप चाहो तो उसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि एनसीईआरटी गणित शिक्षण के गुण की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, जो एनसीईआरटी गणित शिक्षण के गुण की अपेक्षा की जाती है, तो पहला ऑप्शन है उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से, सेकेंड ऑप्शन है सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, और थर्ड ऑप्शन है अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विधि रूपों से। तो यार देखो, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी गणित शिक्षण के गुण की अपेक्षा की जाती है, तो ये तीनों से की जाती है। ठीक है, उत्सव एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से, सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, और अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूपों से, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, यह सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है। तो ऐसा कुछ है यार कि क्वेश्चन कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर फीते की आवश्यकता होगी। एक वर्गाकार मैदान है, और वर्गाकार मैदान मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान ले लेते, तो वर्गाकार मैदान मतलब कुछ इस प्रकार से एक मैदान हो जाएगा। मान लिया कि एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, और अगर ये वर्गाकार मैदान है, तो यार देखो, वर्गाकार मैदान के चारों ओर फीता बांधना है, मतलब ये चारों ओर क्या कर देना है, हमें फीता बांधना है ये चारों ओर। यदि मैदान का जो विकर्ण का रास्ता, ठीक है, विकर्ण का रास्ता मतलब ये वाला, ठीक है, यहां अगर हम देखें तो
ये वाला, ये विकर्ण का रास्ता हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विकर्ण। और विकर्ण का रास्ता यदि 15 कर्णी 2 है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 15 कर्णी 2, ठीक है। तो ये पूरे देखो फीते की आवश्यकता होगी टोटल, मतलब इस परिधि का मान निकालना है। यदि यार विकर्ण का मान इतना दे रखा है तो आपने पढ़ रखा होगा जो विकर्ण होता है, ठीक है, जो विकर्ण होता है वर्ग का वो होता है भुजा गुणित कर्णी 2। तो यार विकर्ण हमें दे रखा है 15 कर्णी 2 और बराबर से विकर्ण होता है क्या, भुजा गुणित कर्णी 2। तो कर्णी 2 से तो कर्णी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कर्णी 2 से कर्णी 2 क्या हो जाएगा, यहां पर देखो कर्णी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 बराबर से किसका माना जाएगा, भुजा। और हमें पूछा परिमाप या टोटल फीते की माप, तो जो भुजा में अगर हम 4 का गुणा कर दे तो एक भुजा की लंबाई कितनी है हमारे पास 15, और अगर हम 4 का गुणा कर दे तो चारों भुजा की लंबाई आ जाएगी, मतलब 15 चौक 60 और भुजा गुणित 4 क्या होता है, तो परिमाप होता है। तो यार टोटल परिमाप ही पूछा है, ओपी कितना आ गया 60 मीटर। मतलब अगर एक वर्गाकार मैदान है उसमें अगर हम टोटल फीता बांधना चाहें तो 60 मीटर फीते की आवश्यकता होगी। तो यार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक कागज, ठीक है, यदि कागज की, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, यदि कागज की 18 सीट का भार 50 ग्राम है, ठीक है, 18 सीट का भार कितना है 50 ग्राम, तो उससे कागज के कितने सीटों का भार कितना होगा, टोटल कितने केजी चाहिए हमें, तो 3 किलोग्राम होगा। तो यार 18 सीट का कितना किलोग्राम भार है हमारे पास, तो 50 ग्राम। तो देखो 50 ग्राम कितनी सीट का भार हो गया, तो 18 सीट का, ठीक है, 18 सीटों का भार हो गया। अगर हम यहाँ पर 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम में कितना सीट आ जाएगी यार, तो देखेंगे तो 18/50 सीट आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमें देखो अब 1 ग्राम है, 1 ग्राम को अगर हम किलोग्राम बनाना चाहें तो 1 ग्राम को जब किलोग्राम बनाएंगे तो हम इसमें किसका भाग दे देंगे, 1000 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1000, मतलब 1/1000, ये क्या हो गया केजी। अब इधर अगर 1000 का भाग दिया तो इधर भी किसका भाग देना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 18/50 गुणा, देखो यार थोड़ा सा अगर हम इसे चेंज कर लें तो देखो हम इसको अगर किलोग्राम में चेंज ना करें तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं 1 ग्राम बराबर से 18/50 सीट होगा। तो यार अगर हम 1 ग्राम की जगह हमें किलोग्राम चाहिए टोटल, तो अगर मैं यहाँ 1000 का गुणा कर दूं तो ये 1000 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 1000 का गुणा किया तो राइट हैंड साइड में भी किसका गुणा हो जाएगा, 1000 का गुणा। तो 1000 ग्राम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यार, 1 केजी लिख सकता हूँ। तो 1 केजी बराबर से आ कितना गया, 50 से अगर काटूं तो 50 दूनी 100। तो हम ये बोल सकते हैं कि 18 गुणा कितना आ गया, 20 सीट आ गई है, ठीक है, 1 केजी में। और हमें टोटल कितना केजी चाहिए, तो 3/4 केजी। तो यार इधर भी 3/4 केजी का अगर हम गुणा करें तो टोटल देख लो, ये तो इतना केजी बन चुका है 3/4 केजी। यहाँ पर अगर हम 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 जीरो गुणा 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, और 15 बटे कितना 4। अगर हम 4 से काटें यार तो 4 एकम 4 और 9 चौक 36, तो 15/90, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 15/90 135 और ये 0, इतनी सीटें होगी किसमें, तो टोटल 3/4 केजी में, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। चाहो तो आप थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख सकते हैं और कोशिश करिए यार इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यूनिट कन्वर्जन या एकाकी नियम से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही चाहिए। तो आइए यार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से कि आकृति, ठीक है, ये जो आकृति दे रखी इसमें x + y + z की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये x है, ये y है और ये z, इन तीनों का प्लस करने पर वैल्यू कितनी होगी। तो आप ध्यान से देखोगे तो यार त्रिभुज जो मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ा रखा है उसमें ये बताया कि ये एक त्रिभुज है मान लो, ठीक है, ये सॉरी ये हो जाएगा एक त्रिभुज। और ये अगर एक त्रिभुज है तो हमने ये बता रखा है यार कि अगर ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल है कितना y, इस रेखा को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये वाला एक बाह्य कोण होगा, तो ये बाह्य कोण बनता है इन दोनों अंतर अभिमुख कोण का योग, मतलब x + y। वैसे ही अगर हम इस कोण को आगे बढ़ा दें तो ये वाली जो वैल्यू होगी इसको अगर हम z मान ले तो ये वाली वैल्यू होगी कौन सी, अंतर अभिमुख कोण, मतलब x और z का योग, मतलब ये बन जाएगा x और z का योग।
इसको आगे बढ़ा तो ये वाला जो एंगल बन रहा होगा ये हो जाएगा z प्लस y का योग। मतलब जो तीनों बाह्य कोणों का योग हमेशा और हमेशा होता है 360 अंश। ठीक है, मतलब यहाँ सॉरी यहाँ पर दे नहीं रखा है तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, बाकी ये बोल सकते हैं कि तीनों x y और z तीनों के तीनों बाह्य कोण हैं तो तीनों के तीनों हमेशा और हमेशा त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। मतलब इसमें ऑप्शन नहीं दिया, बाकी आंसर होगा इसका 360 डिग्री। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाहो तो ज्योमेट्री हमने पूरा पढ़ा रखा है, आप चाहो तो लेक्चर देख सकते हैं, 2.5 घंटे का लेक्चर है, बाकी टुकड़ों में भी डाल रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार कि एक वृत्त की रचना करना किस उद्देश्य में शामिल है। ठीक है, अगर एक वृत्त की रचना करना है, ठीक है, एक वृत्त की रचना करना किस उद्देश्य में शामिल है, तो पहला है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। तो यार एक वृत्त की रचना करना कौशल में शामिल है, मतलब आपका एक कौशल का ज्ञान परीक्षण होता है एक वृत्त की रचना करने से। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यार यहाँ पर जो विलुप्त पद है इसे ज्ञात करना है। तो यार इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पढ़ रखे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा कुछ करें, देखो 7 का 2 में गुणा कर दूं तो कितना आएगा 14, और 14 में अगर 5 का गुणा कर दूं तो कितना आ जाता है 70। इसका मतलब देखो यार इन दोनों संख्या का आपस में गुणा हो रहा है, 5 दूनी 7 दूनी 14 और 14 में 5 का हो रहा है, तब ये वाली संख्या आ रही, मतलब इन दोनों का भी आपस में क्या हो रहा होगा गुणा, और उसमें 5 का गुणा हो रहा होगा, मतलब 11 गुणा x, और उसमें कितने का गुणा हो रहा होगा 5, तब कितना आ रहा होगा 165 आ रहा होगा। जो क्रिया इधर हुई है नीचे वही ऊपर भी होगी। तो यार 11 से अगर हम काटे तो 11 कम 11 और 11 25 55, 5 कम 5 और 5 दिया 15। तो यार x की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब इस खालिस्तान के स्थान पर कितना होना चाहिए 3, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां कि 3 और 1/3 समकोण में कितने डिग्रियों की संख्या होगी। तो देखो यार उसने 3 और 1/3 समकोण, तो 3 बोला है मतलब 3 समकोण, और 3 समकोण मतलब यार एक समकोण 90 का, दूसरा भी 90 का, तीसरा भी 90 का, और चौथा क्या है 1/3। 1/3 मतलब 90 गुणित 1/3, इनका डिग्रियों की संख्या कितनी होगी यार, तो 90 90 3 बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा 270, और 3 से हम काटेंगे तो ये कितना जाएगा 30। मतलब यार 3 समकोण और 1/3 समकोण का जो योग होगा वो होगा कितना 300 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि यहां दे रखा है कि एक द्विअंकी संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, मतलब एक 2 अंकों की संख्या जिनके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। यार तो पहला ऑप्शन अगर हम उठाएं कि अगर पहले ऑप्शन आंसर होता तो ये भी 2 अंक की संख्या है, इसके अंकों को अगर बदले तो वो कितनी कम हो जाना चाहिए 18। चाहो तो देख लो, अगर हम इसको 7 9 कर दें तो इन दोनों के बीच का अगर आप अंतर निकालोगे तो यार अंतर कितने का जा रहा है 18 का, तो और दोनों अंकों का योग कितना होगा 16। चाहो तो देख लो 9 और 7 का योग कितना हो जाएगा 16। तो यार आंसर फर्स्ट ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। चाहो तो ये कितनी कम हो गई, मूल संख्या थी 97, अंकों को बदला तो बनी 79, जो कि कितनी कम हो गई 18 कम हो गई है, और दोनों अंकों का योग अभी भी कितना है तो 16 है। तो वह मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या क्या होगी 97, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगर आपको ऐसा लगता है 87 आंसर क्यों नहीं है, तो 87 के जब अंकों को बदलेंगे तो 78 बनेगा। इन दोनों अंकों का जब आप अंतर निकालोगे तो यार 17 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा कितना, सॉरी 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 9, और 7 में से 7 जाएगा तो 0, मतलब यहाँ अंतर कितने का आ रहा है 9 का, परंतु यहाँ अंतर कितने का आ रहा था 18 का। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो यार क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही भाग है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, उक्त कथन किसका है। मतलब ऐसा किसने कहा था कि यार जो प्रोजेक्ट है वो यथार्थ जीवन का ही भाग है और यह विद्यालय में ही प्रदान किया जाता है, उक्त कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर पहला है स्टीवेंसन, दूसरा है पार्कर, और थर्ड है लेबार्ड, और फोर्थ है मैक्ड्यूगल। तो यार ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर। ये कहा है बेलार्ड ने। ठीक है, बेलार्ड ने क्या है कि जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट यथार्थ जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। और कहा किसने है, तो यहाँ पर बेलार्ड ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर 14 भी एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि की जाए। मतलब यार कोई एक वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग हो गया और इसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो गई है 96% की हो गई, मतलब ये बड़ा वर्ग बन चुका है और टोटल वृद्धि कितने की हुई है, 96% की हुई है। तो वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यार, तो वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यार इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अगर मान लो यार इसकी भुजा 40 होती, ठीक है, तो ये वर्ग है तो ये भी होता 40, ये भी होता 40। अगर हम वर्ग की भुजा को बढ़ा देते कितने परसेंट, 40% अगर बढ़ा रहे होते तो 40% बढ़ाते तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ये वाला m इंटू एन अपॉन कितना 100, ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा और इस फॉर्मूले से ही हम इसकी वैल्यू निकालते। तो इस प्रकार से अगर मान लो 40% की वृद्धि की जाती प्रत्येक भुजा में, तो यार 40 प्लस 40 गुणा 40 और बटे में कितना आता है 100। तो फाइनली आ कितना जा रहा है 96%, और 96% कौन से ऑप्शन से आ रहा है, तो सी से। तो हम ये बोल सकते हैं यार कि जो 96% की वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, तो पुराने वर्ग की भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 40% की वृद्धि हुई होगी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां कि यार देखो यहाँ चित्र दे रखा है, ठीक है। यदि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये जो ओ है वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी, ये ए बी क्या है वृत्त की जीवा 4 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या, ठीक है, ओ ए, ये वाली जो ओ ए 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र सी है, सॉरी वृत्त का केंद्र ओ होगा, वैसे ओ होगा, तो कोण ACB का मान क्या होगा, मतलब ACB का मान यहाँ पूछा है फाइनली। अरे यार तो आपने यहाँ पर भी एक थ्योरम पढ़ रखी होगी, ठीक है, जो कि ज्योमेट्री का भाग होता है, इसमें मैक्सिमम थ्योरम ही थ्योरम होती है। तो यहाँ मैं देखो 2-3 थ्योरम आपको बता देता हूँ जो यहाँ यूजेबल है। ये केंद्र हो गया केंद्र O, ठीक है। अब अगर हम माने यहाँ पर, तो यार ये हमें दे रखा है A, ये हमें दे रखा है B, और A से B के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और A से O के बीच की भी दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो यार त्रिज्या अगर ये 4 सेंटीमीटर है, AO त्रिज्या होगी यहाँ, तो OB भी क्या होगी त्रिज्या, और ये त्रिज्या भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। और अगर तीनों भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बन रहा होगा, तो 60 डिग्री का बन रहा होगा। और प्रत्येक कोण अगर 60 डिग्री का बन रहा होगा, तो एक थ्योरम और आपने पढ़ रखी होगी कि अगर ये देखो केंद्र के साथ अगर ये कोई जीवा है, कौन सी AB, ये AB कोई जीवा वृत्त के केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का, तो यही जीवा वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसका जस्ट क्या होता है आधा होता है, मतलब कितना 30 डिग्री। ये आपने पढ़ रखा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर। ये एक थ्योरम है, ठीक है, चाहो तो आप बता देना। अगर यदि आपने ये सारी थ्योरम नहीं पढ़ी होगी तो हम ज्योमेट्री का एक लेक्चर बना देंगे, वहां सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक है, विद्यालय में जो गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर है, इसलिए आगे के ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं। कि विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए चित्र के 4/5, ठीक है, दो ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसका 4/5 का 32/15 गुना क्या होगा। तो यार दिए गए चित्र में अगर हम शेडेड पार्ट देखें तो शेडेड पार्ट होगा कितना 3/4। आपने अगर भिन्न पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल पढ़ा होगा। और ये k का मतलब क्या होता है गुणा कितना 5/4। फिर उसके बाद क्या दे रखा है का, और का मतलब भी होता है गुणा कितना 32/15। अब सॉरी 32/15, इसे हम सॉल्व करें तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 से 3 भी कट जाएगा, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन यार मैक्सिमम आने की संभावना है, और ये प्रीवियस ईयर पेपर से ही कुछ क्वेश्चन इसमें से लिए गए हैं। तो यार अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है 18वां कि दिए गए ग्राफ पढ़िए। ठीक है, जो दिया गया ग्राफ को पढ़ना है और दिए गए ग्राफ को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर देना है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त औसत अंक है यार, तो औसत अंक ज्ञात करना है। तो औसत का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, जो एवरेज होता है वो होता है आंकड़ों का योग। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग निकालना है, तो यार देखो ये तो हो जाएगा कितना समथिंग 55 पहला वाला, दूसरा वाला हो जाएगा 90,
और तीसरा वाला आंकड़ा हो जाएगा 40, चौथा वाला आंकड़ा हो जाएगा कितना 80, पांचवा वाला ऑप्शन ये हो जाएगा, योग करेंगे तो यह आ जा रहा है 20। और टोटल कितने आंकड़े जोड़े हमने, तो 1 2 3 4 5 आंकड़े, तो भाग किसका देंगे 5 का। इन सब का योग करते हैं यार, तो 80 और 20 हो गया 100, 100 और 40 140, 140 और 90 जब जोड़ेंगे तो 230, 230 में जब 50 जोड़ेंगे तो 230 में 50 जोड़ेंगे तो 280 और 285, तो ये 285 और बटे में कितना है 5, 5 से करेंगे तो 55, 25 बचा कितना 3, तो 5 7 35, तो कितना आ रहा है 57। मतलब जो टोटल आंकड़ों का औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना, क्योंकि आंकड़े क्रमबद्धता आपके सिलेबस में चीजें दी हुई है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यार प्राकृतिक संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या है, तो पहले तो ये बताओ यार कि जो प्राकृतिक संख्या इसका आपको पता है या नहीं। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो स्टार्ट होती है 1 से। ठीक है, 1 2 3 और ये कहां तक होती है, तो इनफिनाइट तक प्राकृतिक संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता, तो यार ऑप्शन नंबर पहला योगात्मक तत्समक। अब ये देखो योगात्मक तत्समक क्या होता है। ठीक है, आपने ये तत्समक नामक चीज पढ़ रखी होगी और नहीं पढ़ी होगी तो आप हमारे लेक्चर जरूर देखना। तत्समक का मतलब ये होता है कि यार किसी संख्या में ऐसी कुछ संख्या से छेड़छाड़ करना जिसमें कोई परिवर्तन ना आए। जैसे योगात्मक तत्समक की बात करें तो यार 2 में अगर हम 0 जोड़ दे तो अभी भी वो कितना रहेगा 2, मतलब पहले भी 2 था अभी भी 2 है। 5 में अगर हम 0 जोड़ दें तो ये अभी भी कितना रहेगा 5, मतलब 0 को हम बोलेंगे योगात्मक तत्समक, क्योंकि 0 को अगर हम किसी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। वहीं पर अगर हम बात करें यार 2 में गुणा कर दे 1 का तो अभी भी कितना आएगा 2, वहीं 5 में गुणा कर दे 1 का तो कितना आएगा 5, मतलब 1 है गुणात्मक तत्समक, क्योंकि 1 का गुणा अगर किसी संख्या में करते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और 0 है योग तत्समक, क्योंकि 0 जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। वैसे ही होता है भाग तत्समक, जैसे 2 में अगर हम 1 का भाग दे दे तो कितना आएगा अभी भी 2, 5 में 1 का भाग दे दे तो कितना आएगा 5, मतलब 1 क्या होगा तो भाग तत्समक होगा। मतलब ऐसी संख्या से भाग देना जिसमें मूल संख्या में कोई परिवर्तन ना आए वो भाग तत्समक कहलाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर आपसे भाग तत्समक पूछे तो भाग तत्समक 1 होता है, क्योंकि 1 का भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। गुणात्मक तत्समक की आपसे बात करें तो जो गुणात्मक तत्समक भी हमेशा 1 होता है, किसी संख्या में अगर आप 1 का गुणा करो तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। वैसे योग तत्समक की बात करें तो योग तत्समक होता है 0, यार किसी संख्या में 0 जोड़े तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। वहीं पर अगर अंतर तत्समक की बात करें तो अंतर तत्समक भी होता है 0, क्योंकि 0 घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो उसने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि प्राकृतिक संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा गुण शामिल नहीं है, तो योग तत्समक ही शामिल नहीं है। क्योंकि देखो 1 में हमें अगर कुछ जोड़ना है तो यहाँ पर 1 में हमें 0 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि योग तत्समक 0 होता है, परंतु जो प्राकृतिक संख्या है वह 0 होती है क्या, नहीं। मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता, पूर्ण संख्या में शामिल हो सकता है, होता है। मतलब प्राकृतिक संख्या में यहाँ पर 0 नहीं है और 0 नहीं होने के कारण इन प्राकृतिक संख्याओं का योग तत्समक ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि यार एक तांबे के तार को वर्ग के आकार में मोड़ने पर वह 121 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल घेरता है। मतलब हमारे पास एक तार दे रखा है यार, तो मान लो कि ये तार ऐसी लंबाई का है, इसको अगर हमने जब मोड़ दिया तो ये वर्ग बनाया, और जब वर्ग बनाया तो इसका क्षेत्रफल मिला हमें कितना 121, और वर्ग बनाया मतलब इसकी भुजा अगर a होगी तो क्षेत्रफल होगा a का वर्ग, और a का वर्ग मतलब कितना 121। और अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ रखा होगा तो दिक्कत आई नहीं रहेगी, तो a का माना जाएगा कितना 11, a का मान 11 आया, मतलब ये सब भुजा a थी होगी, तो a का मान अगर 11 है तो यार देखो a का मान 11 है, मतलब ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी 11, ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी 11, ये वाली भी कितनी होगी 11, और ये वाली भी कितनी होगी 11। मतलब ये जो पूरे तार की लंबाई थी वो 11 11 11 टोटल कितनी थी 44 सेंटीमीटर लंबी थी। और तार की लंबाई अगर 44 सेंटीमीटर लंबी थी तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि इसी तार को वृत्त आकार में मोड़ दे, मतलब अगर इस वृत्त के आकार में भी तार को मोड़ दिया तो अभी भी इस तार की लंबाई टोटल कितनी है 44 सेंटीमीटर है, और 44 सेंटीमीटर है, परंतु अब ये बन गया वृत्त, तो अब ये वृत्त की क्या बनेगी परिधि, मतलब परिधि मतलब 2 पाई r बनेगा, और 2 पाई r की वैल्यू कितनी है 44। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r का मान
बराबर से कितना 44। तो यार यहाँ 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7 और त्रिज्या मिल गई हमें कितनी 7। तो उसने बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यार अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, किसका वृत्त का। तो पाई का मान 22/7 और r की वैल्यू कितनी पुटअप करोगे यहाँ 7। तो इसको लिख देंगे 7 गुणा 7, 7 से 7 कटेगा और 22 सत्ते होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यार जो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 154 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यार क्वेश्चन नंबर 21 की अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यार तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान या गणित। तो यार हम गणित की पेडागोजी पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आंसर होगा डी गणित की अमूर्तता विशिष्टता और व्यापीकरण किस विषय की समझ को बढ़ाते हैं, तो गणित की समझ को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना संबंधित प्रश्न हल करवाता है। ठीक है, मतलब एक टीचर है वो अपनी कक्षा में त्रिभुज की संरचना संबंधित प्रश्न करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है, मतलब क्या पढ़ा रहा है। तो मापन संबंधित, मूल्यांकन संबंधित, अधिगम संबंधित और संख्या विधि संबंधित। तो यार एक चीज तो ये डेफिनेटली है, मूल्यांकन संबंधी हो नहीं सकता, क्योंकि मूल्यांकन करना मतलब उत्तर की जांच करना, मतलब कॉपी चेक करना, ऐसी वगैरह चीज, परंतु वो त्रिभुज संबंधित प्रश्न हल करवा रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। और संख्या विधि भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मेंसुरेशन की बात हो रही है, या तो अधिगम विधि होगा या तो मापन विधि होगा। तो यार क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लो। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यार त्रिभुज की रचना संबंधित प्रश्न हल करवाता है, और त्रिभुज की रचना संबंधित प्रश्न हल करवाता है मतलब रचना मीन्स क्या हो जाएगा, त्रिभुजों को बनाना, और त्रिभुजों को बनाना तो उसमें माप होगी, और माप होगी मतलब किससे संबंधित है, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, मापन संबंधित से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो गणितीय प्रक्रिया कौन सी नहीं है, तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर देखोगे तो यहाँ पर कंठस्थ करना, दूसरा है मापन, थर्ड है कल्पना साकार करना, और फोर्थ है अनुमान लगाना, मापन और कंठस्थ करना। तो आप खुद यार गणित इतने दिनों से अगर पढ़ रहे होंगे तो ये जानते होंगे कंठस्थ करना गणित के अंतर्गत नहीं आता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पूछा ही है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो गणितीय प्रक्रिया कौन सी नहीं है, तो कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से गणित की प्रकृति कौन सी है। ठीक है, मतलब इन चारों में से गणित की प्रकृति कौन सी है, तो अलंकारिक, तार्किक और कठिन, और इनमें से कोई नहीं। तो यार ये क्वेश्चन पे बहुत सिंपल है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो तार्किक होगा क्या, गणित की प्रकृति, ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 9th-10th की बात हो रही है, तो आंकड़ों का केवल संगठन, आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक और आंकड़ों का संग्रहण, संगठन और प्रस्तुतिकरण, और फोर्थ है आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण। तो यार जब हम 9th-10th में जाते हैं तो आंकड़ों का संग्रहण करना भी हमारे सिलेबस में होता है, संगठन करना भी और प्रस्तुतिकरण भी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर की उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। तो यहां पर आ जाएगा क्या, आंकड़ों का संग्रहण, संगठन और प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की गणित को कहा जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों का दुश्मन, क्वेश्चन नंबर 26 जो है कि गणित को कहा जाता है, तो विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा और मस्तिष्क का व्यायाम। तो यार इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी सभी स्टूडेंट जरूर बता दे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है गणित को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। ठीक है, जो योजना है वो एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मानव लगाकर, ठीक है यहाँ वैसे आ जाएगा मानव लग कर, सामाजिक मानव लग कर आएगा। ठीक है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मानव लग कर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। ठीक है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर होगा, यार ये सॉरी यहाँ पर क्या होगा, मन लगाकर सामाजिक वातावरण में
पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की परिभाषा किसने दी? ठीक है, ये जो परिभाषा है यह निम्नलिखित में से किसने दी है? तो किल पैट्रिक ने, थर्न डाइक ने, या क्रो ने और स्नीकर ने। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। ये दी है किल पैट्रिक ने दी है कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। परिभाषा चाहो तो हमने एक लेक्चर डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह उद्देश्य जो शिक्षण गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसा उद्देश्य जो कि हम जैसी गणित पढ़ाई क्लास में वह हमें प्राप्त हो जाता है। तो सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और उपरोक्त सभी। तो यार ऑप्शन नंबर इसका सेकंड होगा राइट आंसर कि शैक्षणिक उद्देश्य। शैक्षणिक उद्देश्य मतलब हमें शिक्षा देना है, वह हमारा उद्देश्य था। और जैसे हमने गणित का लेक्चर कंप्लीट हुआ तो हमारा यह उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। ठीक है, ये आप खुद भी जानते हैं कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का या मृदालियर आयोग का, और थर्ड है शिक्षा नीति 1986 का या राधाकृष्णन आयोग का। तो यार ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर कि शिक्षा नीति 1986 में ही ये मान लिया गया था कि जो गणित है वह एक टफ सब्जेक्ट है और ऐसा बच्चों के माइंड में बैठ चुका है। इसमें शिक्षक को एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे बच्चों को ये टफ ना लगे। तो ये कब कहा गया था? तो शिक्षा नीति 1986 में। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा यार कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। ठीक है, जो गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। पहला ऑप्शन है गणित विषय में आक्रमबद्धता है। गणित की भाषा व असांकेतिक है। ठीक है, जो गणित की भाषा वह असांकेतिक है। गणित एक रसहीन विषय है और गणित एक मूर्त विषय है। यार तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका सही आंसर दे रहे होंगे कि गणित एक रसहीन विषय है। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। मैथ्स का लेक्चर है, थोड़ा लंबा हो जाता है तो एडजस्ट कीजिएगा, परंतु कोशिश करिए कि आप ये रेगुलरिटी मेंटेन करें। पेपर में आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। जितना भी आपने पढ़ रखा है गणित है, चीजें भूल जाते हैं, परंतु आप रेगुलरिटी में ऐसा मेंटेन रखोगे तो सारी चीजें याद रहेगी और एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और लेक्चर का टाइम याद रखिएगा, सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे। तो सुबह 7 बजे इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सेट आता है और शाम को 7 बजे आता है हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। और जो भी चैप्टर आपको अगर पढ़ना हो मैथ्स से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम उस लेक्चर से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर अपलोड कर देंगे। तो यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जहां भी है सुरक्षित रहिए।